Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss very important process questions, December 2021, part 9. So in the previous sessions, we have completed part 8. So most of the questions we have completed and right now, this is the last part of the shift 2 क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं आपके वो अनसीन पैसेज वाले क्वेश्चंस हैं तो वो भी मैं कराऊंगी बट क्वेश्चंस के क्वेश्चन आंसर्स जो थे नॉर्मली वो आज लास्ट पार्ट है उसका तो सो द क्वेश्चन इज यहाँ पे क्या गिवन है आपको यहाँ पे मैचिंग करनी है आपको यहाँ पे लिस्ट 1 एंड द लिस्ट 2 ठीक है अब लिस्ट 1 में क्या दिए हुए हैं इन्होंने चीफ टेनेट्स दिए हुए हैं और यहाँ पे रिस्पेक्टिव फॉरम मतलब आपको बताना है कौन से फॉरम के साथ आपके ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं ये मैच करते हैं ठीक है तो हमारी क्या क्या दिए हुए हैं वर्चुअल लैब स्वयं प्रभा ई यंत्र नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ठीक है स्वयं प्रभा हम जानते हैं ये D2H चैनल है जिसमें 32 आपके चैनल दिए गए थे किसके लिए एजुकेशन के लिए ठीक है ये कॉस्ट इफेक्टिव भी था आपका तो इस तरह से हम देख सकते हैं वर्चुअल लैब्स का मतलब होता है जब बच्चे वर्चुअली काम कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स एंड वर्कशॉप जो हो रहा है वो वर्चुअली हो रहा है तो एक बार देख लेते हैं प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क ऑफ वर्चुअल रिपोजिटरी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज विद अ सिंगल विंडो सर्च फैसिलिटी दैट मीन्स कि आप बिल्कुल सिंगल विंडो से किसी भी विंडो से सर्च करके बहुत इजीली आप क्या निकाल सकते हैं रिपोजिटरी मतलब आप लर्निंग रिसोर्सेज निकाल सकते हैं तो ये आपका कहाँ होगा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जहां से आप बहुत इजीली एक ही विंडो पे सर्च करके अपने लिए लर्निंग रिसोर्सेज देख सकते हैं द ट्रेनिंग फॉर द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इज इम्पार्टेड थ्रू वर्कशॉप्स where participants are taught basics of embedded systems and programming ठीक है ये कहाँ आपको दिखाई देगा द ट्रेनिंग फॉर द टीचर्स अच्छा हम नेक्स्ट भी देख लेते हैं एक बार प्रोवाइड्स अ फुल इंटरेक्टिव सिमुलेशन एनवायरनमेंट टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट जहाँ पे आपको फुल इंटरेक्टिव सिमुलेशन दिया जा रहा है आपको कलेक्ट डाटा करने के लिए क्वेश्चन आंसर्स के लिए अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज को असेस करने के लिए जो जरूरी है ये आपका कहाँ जाएगा वर्चुअल लैब्स में आ जाएगा हमारा ठीक है सो लास्ट वाला देख लेते हैं एन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड 32 हाई क्वालिटी एजुकेशनल चैनल्स थ्रू DTH के थ्रू डिलीवर करना ई एजुकेशन इन अ मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एंड इंक्लूसिव मैनर में आप बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करें थ्रू दीज चैनल्स तो ये हो जाएगा आपका स्वयं प्रभा तो ये जो ट्रेनिंग फॉर द टीचर्स की बात की गई थी कि आप वर्कशॉप्स वगैरह करा सकते हैं ई यंत्र के थ्रू आप ये सब करा सकते हैं तो ये आता है आपका थर्ड ऑप्शन तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन थर्ड इज अ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स स्टेट्स द कंसेप्ट ऑफ द जापानीज मॉडल ऑफ जस्ट इन टाइम मॉडल जो हमारा जापानीज का मॉडल था जस्ट इन टाइम मॉडल में उसके अकॉर्डिंग आपको ये कंसेप्ट बताने कौन सा सही होगा मिनिमाइज टाइम फ्रॉम विद इन प्रोडक्शन टू सप्लाई टू कस्टमर्स कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन हो आप कस्टमर्स को सप्लाई करें जस्ट इन टाइम का मीनिंग ही ये है कि आपकी वेस्टेज बिल्कुल ना हो आप एक लिमिटेड टाइम पीरियड में आप कस्टमर्स को अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे अच्छा प्रोडक्शन आप देंगे दूसरी बात ये है कि जीरो डिफेक्ट्स मतलब आपको मिनिमम वेस्टेज होनी चाहिए चाहे वो टाइम की वेस्टेज हो चाहे वो ओवर प्रोडक्शन की हो किसी भी तरह की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए तो फर्स्ट पॉइंट हमारा बिल्कुल ठीक है एक बार जस्ट इन टाइम मॉडल को हम देख सकते हैं इट ओरिजिनली रेफर टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टू मीट कस्टमर डिमांड मतलब आप इस तरह के प्रोडक्शन करेंगे जो आपकी कस्टमर की डिमांड होगी टाइम क्वालिटी क्वांटिटी वेदर द कस्टमर इज द फाइनल परचेजर ऑफ द प्रोडक्ट और अनदर प्रोसेस चाहे उसके साथ आपकी कोई दूसरी प्रोडक्शन लाइन चल रही हो चाहे वो आपका कस्टमर जो है वो परचेजिंग वाले में हो आपको उसको एक अच्छी चीज प्रोवाइड करनी है आपको अच्छा गुड्स प्रोवाइड करना है जो कस्टमर की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग इट इज हैज नाउ कम टू मीन प्रोड्यूसिंग विद मिनिमम वेस्ट मतलब आपका वेस्टेज बिल्कुल ही होना चाहिए वेस्ट इज टेकन इट्स मोस्ट जनरल सेंस एंड इंक्लूड्स मतलब अब वेस्टेज में क्या आता है आपका रिसोर्सेज का वेस्ट मतलब ना तो कोई चीजों का वेस्ट होना चाहिए किसी प्रोसेसिंग में किसी प्रोडक्ट्स में ना ही टाइमिंग का कोई वेस्टेज होना चाहिए अब कौन कौन सी चीजें हैं इसमें जो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की बात करते हैं ये अटैक करना फंडामेंटल प्रॉब्लम्स पे एनीथिंग दैट डज नॉट ऐड वैल्यू टू द प्रोडक्ट उन चीजों पे अटैक करना जिसकी कोई वैल्यू नहीं आपके प्रोडक्ट को लेके डिवाइस करना सिस्टम्स को ताकि आप प्रॉब्लम्स को देख सके ठीक है सिंपल चीजों को हैंडल करना क्योंकि सिंपल चीजें बहुत इजीली समझ में भी आ जाती हैं आप उन्हें अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और उसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं प्रोडक्ट oriented layout that means produces less time spent moving of materials and the parts आप जो भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हो उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए बहुत सारा मटेरियल आपका नहीं वेस्ट होना चाहिए क्वालिटी कंट्रोल इज द मेन सोर्स सॉरी ईच वर्कर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ देयर ओन आउटपुट मतलब जो वर्कर्स आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक अच्छी क्वालिटी कंट्रोल रखें क्वालिटी अच्छी देनी चाहिए क्वालिटी में कोई
प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पोकायोग, फूल प्रूफ टूल्स मेथड्स, प्रिवेंट मिस्टेक्स, जीरो डिफेक्ट्स की बात जहाँ की जाती है, मतलब किसी तरह की कोई भी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। मेंटेनेंस पे ध्यान देना, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, जैसे कि मशीनरी को चेक करना, इक्विपमेंट्स को चेक करना, सो सॉरी, ठीक है, ये सब चीजें हमारी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट्स में आती हैं। फिर आता है आपका एलिमिनेटिंग वेस्ट, मतलब आपको वेस्टेज को एलिमिनेट करना है जो नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का ओवर प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, वेस्ट टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन में कोई वेस्टेज नहीं होना चाहिए, प्रोसेसिंग में कोई वेस्टेज नहीं होना चाहिए, इन्वेंट्री में कोई वेस्ट नहीं होना चाहिए, ना वेस्ट किसी मोशन में होना चाहिए, और ना ही प्रोडक्ट के डिफेक्ट्स, मतलब अगर आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, कोई डिफेक्ट नहीं होगा, तो वहां भी आपका कोई भी प्रोडक्ट जो होगा वेस्ट नहीं होगा। ये सब बातें जस्ट इन टाइम मॉडल में कही गई हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो फर्स्ट आंसर है, इट्स अ करेक्ट आंसर। सो द नेक्स्ट इज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पहली बार पूछा गया, की कंपोनेंट्स पूछे गए केयर मॉडल ऑफ नैन लॉर्डिंग्स के। देखिए नैन लॉर्डिंग्स हुई, सावित्रीबाई फुले हुई, या आपके स्वामी विवेकानंद, ये सब थिंकर्स हम पढ़ते हैं, लेकिन आज जो पूछा गया, इस क्वेश्चन में पूछा गया की कंपोनेंट्स केयर मॉडल के, तो कौन से वो की कंपोनेंट्स हैं जो नैन लॉर्डिंग से अपनी इसमें बात की थी। तो मॉडलिंग, डायलॉग, प्रैक्टिस, कंफर्मेशन, इन चार मॉडल्स की, इन चार कंपोनेंट्स की उन्होंने बात की अपने मॉडल में। ओरिजिनलिटी के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की है, तो एक बार देख लेते हैं। मॉडलिंग, डायलॉग, प्रैक्टिस एंड कंफर्मेशन। नैन लॉर्डिंग ने आर्ग्यू किया था एजुकेशन में केयर पर्सपेक्टिव पे चार कंपोनेंट्स की बात की थी, मॉडलिंग, डायलॉग, प्रैक्टिस एंड कंफर्मेशन। मॉडलिंग, किसी भी केयर पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो नॉट अनएक्सपेक्टेडली एजुकेटर्स आर कंसर्न, मतलब एजुकेटर्स किस चीज को लेकर कंसर्न होते हैं, लोगों की ग्रोथ को लेके, ठीक है, उनकी केयर करते हैं, उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो उनका एक प्राइमरी इंटरेस्ट है, उनकी मोरल रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए, उनका अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उनका अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए। तो ये हो गया मॉडल, आप चीजों को मॉडिफाई करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, ठीक है। फिर आता है डायलॉग। डायलॉग हम ये कह सकते हैं तो इंगेज करना पीपल को थ्रू द डायलॉग, इट्स अबाउट हियरिंग, मतलब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, डायलॉग्स करें, बातचीत करें, कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द केयरिंग। प्रैक्टिस, नैन लॉर्डिंग ने आर्ग्यू किया था दैट द एक्सपीरियंसेस इन विच वी इमर्स आवरसेल्व्स टेंड टू प्रोड्यूस अ मेंटालिटी, कैसे चीजों को आप एक्सपीरियंस करते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं। इफ वी वांट टू प्रोड्यूस पीपल हु विल केयर फॉर अनदर, देन इट मेक्स सेंस टू गिव स्टूडेंट्स प्रैक्टिस एंड केयरिंग इन रिफ्लेक्शन ऑन देयर प्रैक्टिस। अगर हम ये चाहते हैं कि लोग केयर करें दूसरों की, तो हमें क्या करना चाहिए, बच्चों के अंदर किस चीज को रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि वो प्रैक्टिस करें, केयरिंग की रिफ्लेक्शन होना चाहिए प्रैक्टिस के ऊपर। फिर आता है हमारा लास्ट कंफर्मेशन, ये पर्टिकुलर कंपोनेंट होता है। इट इज सजेस्टेड दैट सेट्स केयरिंग अपार्ट फ्रॉम अदर अप्रोचेस टू मोरल एजुकेशन in making her case. Non-Leddings draws particularly on the work of Martin Buber, and he describes confirmation as an act of affirming and encouraging the best in others. जब आप लोगों को affirm करेंगे, चीजों को लेके encourage करेंगे, तो confirmation भी अपने आप में एक बहुत important component है। तो अकॉर्डिंग टू नैन लॉर्डिंग्स आपके जो चार है वो बहुत इंपॉर्टेंट की कंपोनेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे आपको क्या दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज दी गई हैं फॉर द ई लर्निंग, जो सीक्वेंशियल ऑर्डर में आपको लगाना है। फर्स्ट आता है आपका इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन, कि आप कैसे इंफॉर्मेशन जो भी आप उसे कैसे अपने लेक्चर को डिलीवर कर रहे हैं, बच्चों के सामने आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। द वेब पेज डिस्प्ले टेक्सचुअल एज वेल एज ग्राफिकल इंफॉर्मेशन फॉर द लर्नर्स, बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा होना चाहिए। फिर guidance and the collaboration, email and online asynchronous discussion group facilitate collaboration on the web। ये तो गाइडेंस की बात तो बाद में आएगी ना, अभी तो आपने इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की है। फिर कंप्यूटर एंड वेब टेक्नोलॉजीज अलाउ लर्नर्स टू टेक देयर ओन डिसीजन टू फॉलो लिंक्स प्रोवाइडेड ऑन द पेजेस, ये बात बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हमारा डिसीजन मेकिंग आएगा। फिर आप बच्चों के साथ कोलैबोरेट करेंगे, ठीक है, या आप पहले ड्रिल एंड प्रैक्टिस एज इन कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग द वेब आल्सो प्रोवाइड्स। यस, क्या होगा, बच्चे फॉलो करेंगे लिंक को, बच्चों को इतनी आपको डिसीजन देना होगा कि बच्चे डिसीजन लें, फॉलो करें। फिर ड्रिल एंड प्रैक्टिस आप कराएंगे ताकि उनकी लर्निंग ऑप्टिमाइज हो सके, ठीक है। फिर आप उन्हें गाइड करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे जहां उनको उसकी जरूरत है। उसके बाद जब आपने सब चीजें कर ली, फिर आप क्या करेंगे, फीडबैक लेंगे, ऑटोमेटेड फीडबैक टू देयर असाइनमेंट्स, इंटरेक्शन विद फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल्स इन द वेब पेजेस। अब बहुत सारे ऐसे फॉर्मेट्स आ गए जहाँ पे टीचर जब अपनी क्लास लेते हैं उसके बाद आप हाथ का टीचर को उसका फीडबैक दे सकते हो, उसी तरह से स्टूडेंट्स का भी है। असाइनमेंट्स कंप्लीट किया, उसका स्कोर आ गया, आप बहुत इजीली फीडबैक दे सकते हो लर्नर्स को, और लर्नर्स रिसीव कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा बैठता है आके ACBDE, दैट मीन्स ACBDE। आप गाइड करेंगे कि बच्चे कैसे ड्रिल एंड प्रैक्टिस करें, ड्रिल एंड प्रैक्टिस के बाद आप बच्चे को फीडबैक देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंसेप्ट इन मैनेजमेंट। मीनिंग ऑफ कंसेप्ट क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, हम जानते हैं ये सब कितने बहुत सिंपल से हमारे वर्ड्स हैं जिनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। तो पहले जो अच्छा सा है, जो सबसे आसान है, उसको पकड़ लेते हैं, ब्यूरोक्रेसी का देखते हैं। यस, एडमिनिस्ट्रेटर वर्क्स ओनली एज पर गिवन रूल। जो आपका ब्यूरोक्रेसी आता है ना, वो आता है तानाशाही। मतलब कि आप बिल्कुल अपने रूल्स के अकॉर्डिंग काम कराएंगे, आपको इससे कोई मतलब नहीं है बंदा उस काम में एफिशिएंट है कि नहीं है, वो स्किलफुल पर्सन है कि नहीं है। आपने एक रूल बना लिया और उस रूल के बेसिस पे आप काम कराना है, दिस इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। तो इसके साथ आपका क्या मैच करता है, वन। फिर आता है आपका ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, देखते हैं हम लोग। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच मतलब फैसिलिटी एंड लेजर, ताकि आप वर्क को इनहेंस कर सके, फैसिलिटीज प्रोवाइड करना अपने एम्प्लॉयर्स को, उनकी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग उनको काम कराना। इससे क्या होता है, रिलेशंस अच्छे बनते हैं। चेंज मॉडल, चेंज मॉडल में हम क्या पढ़ते हैं, फ्रीजिंग, मूविंग, अनफ्रीजिंग। ठीक है। फिर आता है आपका स्केलर प्रिंसिपल। स्केलर प्रिंसिपल क्या होता है, जब एक मैनेजर होता है उसके अंदर इफेक्टिवली वो 5 से 6 लोगों को अपने अंदर कंट्रोल करके काम करा सकता है, दिस इज कॉल्ड स्केलर प्रिंसिपल। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या बैठता है, सही बिल्कुल थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा द मेन कंसर्न ऑफ अ मैनेजर। यहाँ पे आपको असर्शन है या रीजन आर गिवन है, आपको बताना है दोनों सही है, दोनों एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। द मेन कंसर्न ऑफ अ मैनेजर इज टू मेक प्रॉफिट फॉर हिज हर ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल ठीक बात है कि एक मैनेजर क्या चाहता है, उसका कंसर्न क्या होता है कि जो वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसमें प्रॉफिट हो। लीडर हैज टू वर्क एज पर पीपल्स रिक्वायरमेंट्स। एक लीडर किस तरह से काम करता है, लोगों के रिक्वायरमेंट को देखते हुए काम करता है। दोनों बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ बात हो रही है लीडर की, यहाँ बात हो रही है मैनेजर के कंसर्न की। तो दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। Which of the following options are correct for the synchronous learning? So हम बताना है कि synchronous learning के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा आंसर, वो कौन सा ऑप्शन जो है आपके वो करेक्ट है। synchronous learning जहाँ पे आमने सामने सब लोग बात करें, जहाँ सिंक कर सकते हैं, जहाँ फेस टू फेस हो रहा है आपका, बिल्कुल ठीक है, रियल टाइम में जब चीजें हो रही हैं आपकी। तो synchronous learning refers to a learning event in which a group of participants is engaged इन लर्निंग एट द सेम टाइम। बिल्कुल ठीक बात है, अगर हम क्लास में एंगेज हो रहे हैं बिल्कुल सेम टाइम में, तो दिस इज कॉल्ड सिंक्रोनस लर्निंग। पार्टिसिपेंट्स कैन लर्न इन देयर ओन टाइम एंड स्केड्यूल। नहीं, ये तो आपका डिस्टेंस में होता है कि अपने अकॉर्डिंग बच्चे जब लर्न करते हैं, तो ये आपका सिंक्रोनस लर्निंग में नहीं आएगा। रियल टाइम फीडबैक फॉर द इंस्ट्रक्टर, बिल्कुल ठीक बात है। आप बच्चा कोई भी गलती करेगा, अगर आप सामने हैं तो आप बिल्कुल आसानी से बच्चे को फीडबैक दे सकते हैं, उसको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ए और सी ऑप्शन जो है आपके दोनों बिल्कुल ठीक है। सेल्फ पेस लर्निंग नहीं, वो सेल्फ पेस लर्निंग सिंक्रोनस में थोड़ी ना होगा, वो तो जब बच्चा खुद कर रहा होगा असिंक्रोनसली तब हो सकता है। सो आपका ए एंड सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का लेसन एंड आई विश के लेसन आपके लिए काफी हेल्पफुल और बेनिफिशियल हो। सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि मैं किस तरह की वीडियोस डालूं। सो थैंक यू फॉर अटेंशन फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग।